Hi guys and welcome back to my channel which is Sisters Academy once again. So guys today's topic is management का 2021 का PYQ जो है with proper explanation जो है आज हम लोग डिस्कस करेंगे. So total 100 questions will be there. Now 100 questions को एक सेशन में obviously cover up करना it's not easy. तो I try कि इसके मैं अलग अलग parts जो है वो ला सकूँ and just keep following. And guys if you are new here then don't forget to like this video, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड इवन अपने फ्रेंड जो कि यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन लोग के साथ शेयर करना मत भूलना. ठीक है, तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं. नाउ गाइस एज यू नो आई टेक अनअकैडमी पे एनटी यूजीसी नेट की लाइव क्लासेस, तो उधर भी आप मुझे ज्वाइन कर सकते हो एंड यू कैन यूज माई रेफरल कोड विच इज सौम्या सिंह, जिससे कि आप प्लस सब्सक्रिप्शन पे 10% का डिस्काउंट भी अवेल कर सकते हो. ठीक है, तो चलिए आज के सेशन के साथ हम लोग फाइनली स्टार्ट करते हैं. सो गाइस एक एक करके क्वेश्चंस आएंगे विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं. ठीक है, एंड हियर कम्स योर फर्स्ट क्वेश्चन. क्या है क्वेश्चन में? लाइक एन आउटलियर डज नॉट अफेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टैटिस्टिकल मेजर्स. सबसे पहले ये समझो कि आउटलियर है क्या. आउटलियर मतलब कि हमारे जो ऑब्जर्वेशंस होते हैं उसमें जो एक्सट्रीम वैल्यूज होती है उनको आप आउटलियर्स बोलते हैं, और जो बीच की वैल्यूज होती है वो ऑब्वियसली आपकी मिडिल वैल्यूज होती है, राइट. तो एक्सट्रीम वैल्यू को आप आउटलियर बोलते हैं. तो कहाँ पे बेसिकली कौन से मेजर में वो आउटलियर की वजह से आपका जो डेटा है वो इफेक्ट नहीं होगा. तो ऐसे कौन से मेजर्स होते हैं? एक तो आपका क्वार्टाइल रेंज हो गया. क्वार्टाइल रेंज में क्या होता है? Q1 से लेके Q3 तक जो है आप जितनी भी ऑब्जर्वेशंस होते हैं उनके बीच में सिर्फ आप वही कंसिडर करते हो, राइट. जो एक्सट्रीम जो एंड वैल्यूज होती है आप उनको कंसिडर नहीं करते, राइट. तो पहला तो ये हो गया है ना. एंड देन नेक्स्ट इज मीडियन. मीडियन में भी क्या होता है? आप मिडिल वैल्यू कंसिडर करते हो ना, तो उससे भी जो एक्सट्रीम वैल्यूज होती है उनसे भी कोई मतलब नहीं होता है, राइट. तो दीज आर द टू आंसर्स. ए एंड सी जो है वो इधर करेक्ट आंसर होगा. एंड स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया या फिर रिग्रेशन कोएफिशिएंट हो गया. यहाँ पे हम ऑब्जर्वेशन में जितनी भी वैल्यूज होती है ना वो सारी की सारी कंसिडर करते हैं. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नाउ क्वेश्चन क्या है? अरेंज द टीम मेंबर्स बिहेवियर इन अ ग्रुप बिल्डिंग प्रोसेस इन द प्रॉपर सीक्वेंस. ठीक है, तो आप लोग सोचोगे कि इधर बिहेवियर का आपको स्टेप बताना है गाइस. तो ये एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है बट दिस इज वेरी वेरी इजी क्वेश्चन. ठीक है, अगर आपको ध्यान हो ग्रुप डेवलपमेंट प्रोसेस होता था, राइट, विच इज स्टॉर्मिंग, नॉर्मिंग, परफॉर्मिंग एंड एडजर्निंग. आई गेस ये सब लोग ने पढ़ रखा होगा ओबी में ग्रुप डेवलपमेंट के अंदर. तो यहाँ पे लाइक प्रोसेस होता क्या है एक बार मैं ये दिखा दूँ आप लोगों को. एक फॉर्मिंग में क्या होता था? फॉर्मिंग इज लाइक कि हाँ आप लोगों को जो है एक ग्रुप फॉर्मुलेट करना है ताकि आप एक पर्टिकुलर टास्क को जो है कंप्लीट करवा सको कुछ पर्टिकुलर मेंबर्स से, राइट. तो यहाँ पे क्या है? फाइनली आप ग्रुप फॉर्मुलेट कर रहे हो जहाँ पे अलग अलग बैकग्राउंड के लोग जो है वो साथ में आप एक ग्रुप में डाल रहे हो. ठीक है, राइट. तो यहाँ पे क्या होता है? ग्रुप मेंबर्स का आपस में प्रॉपर इंट्रैक्शन होगा. नेक्स्ट इज व्हाट? नेक्स्ट इज स्टॉर्मिंग. स्टॉर्मिंग में क्या होता है? मोस्ट डिफिकल्ट एंड क्रिटिकल स्टेज होता है क्योंकि यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, एक कॉम्पिटिशन हो सकता है बिटवीन मेंबर्स ऑफ द ग्रुप, राइट. क्योंकि यहाँ पे एज सच कोई प्रोडक्टिव एक्टिविटी तो हो नहीं रही है. एंड मेंबर क्या कर सकते हैं? मेंबर जो है एक दूसरे से डिसअग्री कर सकते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली जितने भी मेंबर्स होते हैं वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू, अपना आइडिया शेयर करते हैं जिसके चक्कर में ऑब्स्टिकल कॉन्फ्लिक्ट अराइज होने के चांसेस होते हैं. द नॉर्मिंग इज व्हाट? ठीक है, यहाँ पे क्या है? यहाँ पे फाइनली वो यूनिटी वाला पार्ट आ जाता है. यहाँ पे ग्रुप मेंबर्स अब फाइनली एक दूसरे को जानने लगते हैं, खुद को ग्रुप का पार्ट समझने लगते हैं, ग्रुप के नॉर्म्स को फॉलो अप करने लगते हैं अपने पुराने आइडियाज को छोड़ के. ठीक है, परफॉर्मिंग स्टेज क्या है? फाइनली जिसलिए भी ग्रुप फॉर्मुलेट हुआ था अब वो पर्टिकुलर एक्टिविटी जो है वो इधर परफॉर्म कर रहे हो सब लोग मिलके. एंड एडजर्निंग इज द स्टेज जहाँ पे आप ग्रुप को खत्म कर देते हो. ग्रुप जो है वो आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा. क्यों? क्योंकि आपने जिसलिए भी ग्रुप फॉर्मुलेट करा था वो टास्क आपका कंप्लीट हो गया, राइट. सो दीज आर गुड ग्रुप डेवलपमेंट स्टेजेस. अब वही चीज आपको बिहेवियर के फॉर्म में पूछी जा रही है. मतलब हर एक स्टेज में क्या बिहेवियर रिफ्लेक्ट करेंगे वो मेंबर्स, उनके बेसिस पे आपको यहाँ पे सीक्वेंस बताना है. ठीक है, तो जब हमारा फॉर्मिंग स्टेज होता है ना तो वहाँ पे जितने भी मेंबर्स होते हैं वो बहुत ईगर होते हैं, एंशियस होते हैं. ठीक है, इंप्रेशन एंड डेटा होता है, मतलब मेंबर्स अपने आपस में सिमिलैरिटीज देख रहे हैं, डिफरेंसेस देखते हैं. ठीक है, राइट. आई होप कि क्लियर है. जैसे यहाँ पे करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी. ठीक है, द नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट स्टेज इज व्हाट? नेक्स्ट स्टेज इज स्टॉर्मिंग. स्टॉर्मिंग में क्या होता है? बहुत कॉम्पिटिशन भी होता है एंड हॉस्टिलिटीज भी होते हैं. ठीक है, लोग कंपीट भी कर रहे होते हैं तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स भी डेवलप होते हैं. द नेक्स्ट इज व्हाट? लेस डिससेटिस्फाइड एंड अ फीलिंग ऑफ बिलोंगिंग टू द ग्रुप. ठीक है, आप ग्रुप को पार्ट खुद का समझने लगते, खुद को ग्रुप का पार्ट समझने लगते हो. द नेक्स्ट इज इंटरडिपेंडेंस इन पर्सनल रिलेशंस. फाइनली आप लोग अच्छा बॉन्डिंग हो गया है, सब लोग साथ में मिलके काम कर रहे हैं तो एक दूसरे पे डिपेंडेंट हो जाता है. देन अपसेट एंड डिप्रेस्ड. अपसेट एंड डिप्रेस्ड क्यों? क्योंकि वो ग्रुप अब ब्रेक होने जा रहा है.
वो ग्रुप जिसलिए भी फॉर्मुलेट हुआ था वो आपका काम हो गया, अब ग्रुप को ब्रेक होने का टाइम जो है वो आ चुका है। ठीक है, आई होप कि क्लियर है, राइट। सो देखो, अब जो लोग होंगे, जो लोग इस पे क्वेश्चन पे ध्यान नहीं दे पाएंगे, फिर इसको समझ नहीं पाएंगे, वो घूम जाएंगे, राइट। बट जो लोग कैच कर पाएंगे कि हाँ भाई यही स्टेजेस से तो बिहेवियर निकल के आए, राइट, वो आसानी से आंसर कर लेंगे। सो ऐसे करके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्यों पूछे जाते हैं? क्योंकि ऑब्वियसली ये कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्जाम, ये हमारे नॉर्मल एमबीए वाले एग्जाम्स तो है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? Which of the following is true with regard to method of least square used in simple regression analysis? Okay, regression analysis जब आप पढ़ोगे तो उधर एक least square का मेथड भी पढ़ोगे, राइट। एंड इसका करेक्ट आंसर जो है वो हमारा ऑप्शन नंबर सी है। क्या है? It minimizes the sum of the square difference between the actual value of dependent variable and estimated value of dependent variable. तो जो एक्चुअल एस्टिमेशन का जो स्क्वायर्ड डिफरेंस है ये उसको मिनिमाइज करने में हेल्प करता है। ठीक है, तो मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर, नाम से समझ रहे हो, लीस्ट स्क्वायर मेथड, तो जो स्क्वायर होता है उसको मिनिमाइज करने का कोशिश करता है। ठीक है, तो ये एक ऐसा मेथड होता है जो कि बेस्ट फिट लाइन फॉर अ डेटा सेट जो है वो आप फाइंड आउट करते हैं, आपको जो भी स्क्वायर्स होते हैं उनको मिनिमाइज करने में ये हेल्प करता है। ठीक है, राइट। तो यहाँ पे आप वेरिएबल्स के बीच का जो है रिलेशनशिप फाइंड आउट करते हो, द ट्रेंड ऑफ आउटकम आर एस्टिमेटेड क्वांटिटेटिवली, एंड इसको आप रिग्रेशन एनालिसिस बोलते हो। आई होप कि क्लियर है, राइट। बाकी इसका मैंने डिटेल भी ऐड कर रखा है, इफ यू वांट आप पॉज करके वीडियो को इसका डिटेल देख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब ये भी क्वेश्चन पिछले वाले जो ग्रुप डेवलपमेंट वाला क्वेश्चन पढ़ा था ना, वैसा ही है। मतलब आपको पता कुछ और होना चाहिए एंड उससे आपको समझ के आंसर निकालना है। ठीक है, सो क्या लिखा है? In consumer markets, for a market segment to be effective and viable target, the segment should be, तो if you want आपका market segment effective हो तो उसमें एक certain characteristics होने चाहिए। ठीक है, वो characteristics देखना जरा। ये 5 टाइप के होते हैं अगर आपको चाहिए कि segment effective हो। ठीक है, पहला होता है measurable, then होता है accessible, then होता है substantial, then होता है differentiable and actionable। ठीक है, right? So these are the 5 requirements। मेजरेबल क्या है कि मार्केट को आप मेजर कर सको, मतलब मार्केट का डेटा जो है वो नंबर्स की फॉर्म में एटलीस्ट आप निकाल सको कि एग्जैक्टली आपका मार्केट है कैसा, क्वांटिटेटिव फॉर्म में कैलकुलेट कर सको। एक्सेसिबल मतलब कि आप ऐसा मार्केट होना चाहिए जहाँ पे आप कस्टमर कंज्यूमर तक ईजिली पहुँच सको थ्रू एडवर्टीजमेंट। सब्सटैंशियल क्या है कि एक सब्सटैंशियल नंबर होना चाहिए इफ़ यू वांट कि आप मार्केट में अच्छे से पेनिट्रेट करो। ठीक है, लाइक मतलब कस्टमर जो है वो आपके प्रोडक्ट के अकॉर्डिंगली होना चाहिए, चाहे उसका एज हो गया, चाहे जेंडर हो गया, चाहे जॉब हो गया। देन डिफरेंशिएबल क्या है? यहाँ पे ये है कि यू हैव टू मेक श्योर कि आपका टारगेट मार्केट जो है वो डिफरेंट है। ठीक है, राइट, मतलब आप अपने मार्केट में अलग अलग स्ट्रैटेजीज का जो है यूज कर सको। ठीक है, अपने वो डिफरेंट मार्केट के हिसाब से आप डिफरेंट स्ट्रैटेजीज जो है वो फॉर्मुलेट कर सको। देन एक्शनेबल क्या है कि एक्चुअली प्रैक्टिकली चीज़ें पॉसिबल हों उस मार्केट में, इफ़ यू वांट कि हाँ आपको एक आउटकम मिले तो वो चीज़ पॉसिबल हो। ठीक है, अब आप एक चीज़ देखो, यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शंस लिखे हैं, आपको बताना है इनमें से कौन कौन सा लाइक पॉइंट करेक्ट है। तो इट्स आइडेंटिफिएबल, रीचेबल एंड साइजेबल। ठीक है, आइडेंटिफिएबल, ओके, रीचेबल एंड साइजेबल। देखो, मेजरेबल मतलब साइजेबल हुआ, ठीक है, फिर रीचेबल मतलब एसेसिबल हुआ, राइट, एंड नेक्स्ट इज व्हाट? आइडेंटिफिएबल। आइडेंटिफिएबल मतलब क्या है? डिफरेंशिएबल हुआ। देखा, तो है पॉइंट्स यही, बस यहाँ पे वो टर्म जो है वो इन लोगों ने अलग रखे हैं। ठीक है, तो ए बी डी इज द करेक्ट आंसर, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। आई होप कि ये करेक्ट है, मतलब क्लियर है, किसी को कोई डाउट नहीं हो। चलो आगे देखते हैं। Now, which one of the following measures better explain inflation in an economic ecosystem? It's rate of change in GNP deflator. ठीक है, यहाँ पे क्या होता है? रेट ऑफ चेंज इन जीएनपी डिफ्लेटर, मतलब इससे आपको पता चलता है कि इन्फ्लेशन पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है। बेसिकली दिस इज द मेजर। ठीक है, तो ये एक इकोनॉमिक मेट्रिक है जिससे आपको इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन पता चलता है इन द करंट ईयर्स जीएनपी। ठीक है, तो इन्फ्लेशन का क्या इफेक्ट है इन करंट ईयर जीएनपी, वो आपको पता चलता है। ठीक है, राइट, तो ये जीएनपी डिफ्लेटर का काम होता है, इसीलिए बोला है कि इन्फ्लेशन के रिगार्डिंग आप इंफॉर्मेशन गेन कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ जीएनपी डिफ्लेटर। इफ यू वांट, इससे भी रिलेटेड प्रॉपर है यहाँ पे नॉलेज। ठीक है, आप देख सकते हो जीएनपी डिफ्लेटर का अगर हम फॉर्मूला देखें तो इट्स इक्वल टू नॉमिनल जीएनपी सॉरी अपॉन रियल जीएनपी इनटू 100। ठीक है, राइट, ओके, आई होप क्लियर है।
ना नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन कंफ्यूज हो जाएंगे इसमें जो ज्यादा दिमाग लगाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, अरेंज द फॉलोइंग इकोनॉमिक आइडेंटिटीज इन अ सीक्वेंशियल एवोल्यूशन टू अंडरस्टैंड कंज्यूमर डिमांड। तो यहाँ पे समझना, जब मैंने आप लोगों को अनअकैडमी पे इकोनॉमिक्स पढ़ाई थी, या फिर आप कोई भी बुक उठा लो इकोनॉमिक्स देख लो, तो जो चैप्टर जिस हिसाब से सीक्वेंस्ड है ना, राइट, जो चैप्टर पहले पढ़ा है बुक में वो आपको पहले टिक करना है, जो चैप्टर बाद में पढ़ा है वो बाद में टिक करना है, राइट। जो हम लोग कंसेप्ट पढ़ते हैं वो इन सीक्वेंस ही तो होते हैं हमारी बुक्स में, है ना। तभी तो हम समझ पाते हैं एक के बाद एक, हाँ ये चीज़ें क्या है, कि हाँ पीछे हमने ऐसा पढ़ा था उससे ये चीज़ रिलेट कर रही, तो वैसे ही आपको इधर टिक करना है, ठीक है। लाइक इसका करेक्ट आंसर जो है वो हमारा होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो सबसे पहले आपने क्या पढ़ा होगा, यूटिलिटी एनालिसिस, राइट। मैंने जैसे कार्डिनल एंड ऑर्डिनल यूटिलिटी पढ़ाया था, है ना। फिर इंडिफरेंस कर्व पढ़ते हैं क्योंकि आपके ऑर्डिनल में इंडिफरेंस कर्व आ जाता है, ठीक है। आफ्टर दैट ए होगा, दैट इज लॉ ऑफ डिमांड हम पढ़ते हैं, है ना। फिर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ते हैं, फिर डिमांड फोरकास्टिंग नहीं होता है, राइट। सो दिस इज द सीक्वेंस जो किसी भी बुक में उठा के देख लो वो होता है फॉलो, है ना। तो यही आपको सिस्टम फॉलो करना है अगर आपको कंज्यूमर का डिमांड को समझना है। आई होप कि क्लियर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नाउ नोटेबल मिथ्स अबाउट एंटरप्रेन्योर्स एंड एंटरप्रेन्योरशिप। इट्स वेरी वेरी इजी, ठीक है। क्या लिखा है, लेट्स सी। Entrepreneurs are academics and social misfits. No, they are not misfits, ठीक है। तो ये एक myth हो गया। Then entrepreneur must fit into an ideal profile. No, this is wrong. कोई ideal profile, कोई यहाँ पे शादी.com थोड़ी नहीं चल रहा है कि ideal लड़का होना चाहिए, कोई ideal profile नहीं होती entrepreneur की। Entrepreneur are doer and thinker, ये करेक्ट स्टेटमेंट है ना, ये कोई मिथ नहीं है, तो ये पॉइंट नहीं लोगे। Then all entrepreneur need money, they don't need money, they need a strong idea, investors तो बैठे हैं पैसा लगाने के लिए। Then entrepreneurs are not born but made, this one is already correct, ठीक है, right। तो जो गलत है, क्योंकि यू आर टॉकिंग अबाउट मिथ्स, वो आपका करेक्ट आंसर होगा ए बी एंड डी, ठीक है, ए बी एंड डी। ओके, आई होप के क्लियर है, राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, इन रिटेल इंडस्ट्री अ कैटेगरी किलर इज रेफर्ड टू एज। तो सबसे पहले समझो व्हाट डू यू मीन बाय कैटेगरी किलर। देखो, कैटेगरी किलर एक ऐसा जॉइंट रिटेल स्टोर होता है ना, जहाँ पे सारे तरीके के प्रोडक्ट्स आपको मिल जाएंगे, हर एक प्रोडक्ट की ह्यूज वैरायटी आपको मिलेगी और सस्ते दाम में मिलेगी। तो इनका मेन टारगेट क्या होता है कि जितने भी इनके कॉम्पिटिटर्स होते हैं ना रिटेल सेक्टर में, उन सबको खत्म कर देना, तभी इनका नाम देख रहे हैं द कैटेगरी किलर, राइट। आई होप के क्लियर है ना। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारा क्या होगा इधर, इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर लाइक बी, अ स्पेशलिटी स्टोर वेडेड टू डिस्काउंटिंग एंड डोमिनेशन ऑफ अ प्रोडक्ट कैटेगरी, ठीक है। तो मतलब ये ऐसा है, मतलब यहाँ पे जो भी प्रोडक्ट मिलता है, ठीक है, जिस भी कैटेगरी के प्रोडक्ट मिलते हैं उसकी कैटेगरी के सारे प्रोडक्ट इधर मिलेंगे, ठीक है। मतलब एक पर्टिकुलर कैटेगरी के प्रोडक्ट इधर होते हैं, उसकी सारी वेराइटी आपको मिल जाएगी, ठीक है। डोंट गेट कंफ्यूज्ड, एक कैटेगरी किलर है ना, तो एक प्रोडक्ट कैटेगरी इनने उठा ली, उससे रिलेटेड जितने भी प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल हो सारे आपको प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, इधर क्या है, when companies offer product in small packages or charge on a pay per use basis, then such strategies are part of। तो जब छोटे छोटे पैकेजेस में प्रोवाइड होता है, पर यूज के बेसिस पे चार्ज होता है, तो ये स्ट्रैटेजी क्या होती है। सबसे पहले मैं इसका करेक्ट आंसर बताऊं, इट्स स्ट्रैटेजीज फॉर बॉटम ऑफ पिरामिड। बाकी स्ट्रैटेजीज देखो क्या है, रीजनल स्ट्रैटेजी, ग्लोबल कंपनी स्ट्रैटेजी, इंटरनलाइजेशन स्ट्रैटेजी, ये नहीं है, इट्स स्ट्रैटेजी फॉर द बॉटम ऑफ द पिरामिड, ठीक है। इसका मतलब क्या है समझना। देखो इंडिया में, लाइक फॉर इन इंडिया का एग्जांपल मैं ले रही हूँ, दिस इज एन इकोनॉमी जो कि जहाँ पे पुअर जो सेगमेंट है वो बहुत लार्ज है, राइट। तो जैसे कि अगर हिंदुस्तान यूनिलीवर का हम लोग एग्जांपल ले, उन्होंने एक प्रोडक्ट निकाला विच इज व्हील, सस्ता सा डिटर्जेंट पाउडर है ना। तो वो किसको टारगेट कर रहे हैं, वो पॉवर्टी, मतलब वो गरीब लोगों को टारगेट कर रहे हैं, राइट। तो व्हील के उन्होंने छोटे छोटे पैकेज निकाल दिए, सस्ता दे रहे हैं, ठीक है, छोटे पैकेट में दे रहे हैं, तो दैट इज लाइक अफोर्डेबल फॉर देम, राइट, वो इजीली अफोर्ड कर सकते हैं। तो ये क्या हो रहा है, वो क्या हो रहा है, सस्ते दाम में छोटे छोटे पैकेट्स में एक लार्ज, बहुत ही लार्ज ऑडियंस को टारगेट कर रहे हैं, राइट। दिस इज बॉटम ऑफ द पिरामिड, कि भाई आप उन लोगों को टारगेट करो ना जो कि मतलब आपको बहुत लार्जर नंबर में मिलेंगे, एंड जो पॉवर्टी से सफ़र कर रहे हैं एंड जिनको सस्ता प्रोडक्ट चाहिए, उसमें आपका तो फायदा है, उनका भी फायदा है, राइट।
वही चीज़ यहाँ पे लिखी है, इसको मार्केट एक्सपेंशन स्ट्रैटेजी की तरह भी बोला है। देख फॉर एन एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल दूँ, आपने देखा है कई सारे वो कई सारे ब्रांड्स मोस्टली सैशेज निकालते हैं शैम्पू कंडीशनर्स में। दिस इज़ वेरी वेरी कॉमन। वो सैशे क्यों निकालते हैं? वो इसलिए थोड़ी निकाल रहे हैं कि हम या आप लाइक उसको यूज़ करें, राइट, कि वो एवन ट्रायल की तरह है, भाई कोई कितना ही ट्राई कर लेगा, ठीक है। वो किसके लिए सैशे निकाल, उन आदमियों के लिए निकाली जो एक एक रुपए का, दो दो रुपए का खर्चा जो है वो झेल सकते हैं, राइट। हाँ, 1 रुपए का 2 रुपए का हमने सैशे ले लिया, बाल धो लिए, ठीक है। अगले हफ्ते देखेंगे, वो एक बार में वो बड़ी सी बॉटल को परचेज नहीं कर सकते, ठीक है। समझ में आया ना कि वो सैशेज के थ्रू किनको टारगेट किया जाता है, राइट। Okay, next question is what? Who is widely credited for placing Japan as a world leader in the quality of its products manufactured? तो obviously Japan quality leader तो है ही, लेकिन ये कितने बोला है? W.E. Deming ने, ठीक है। उन्होंने ये क्रेडिट जो है वो बेसिकली जापान को दिया है। आई होप के क्लियर, राइट, है ना। चलो नेक्स्ट देखते हैं। The best level of output for a perfectly competitive firm in short run is a point where profit equals to marginal revenue equals to marginal cost, provided that profit is greater than actual average variable cost, ठीक है। This is very easy. प्राइस डिटर्मिनेशन जहाँ हम लोग पढ़ते हैं वहाँ पे परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट का ये होता है, राइट, शॉर्ट रन के केस में। तो वो उसमें क्या होगा, लाइक प्रॉफिट जो है वो शुड बी ग्रेटर देन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, ओके, राइट। चलो नेक्स्ट देखते हैं। इट्स वेरी इजी, डुओ पॉइंट आई गेस। कुछ क्वेश्चंस होते हैं ना जिनके फेवरेट होते हैं, तो वो तो आपको हमेशा टिप्स पे होने ही चाहिए, क्योंकि कई क्वेश्चंस, कई मतलब क्वेश्चंस नहीं मैं स्पेसिफिकली बोलूँगी, बट कई टॉपिक्स ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जो रिपीटेड होते हैं। क्या तो पिछले साल पूछा इस साल भी पूछ लिया जाए, ऐसा भी होता है, या पिछले से पिछले साल पूछा और इस साल भी पूछ लिया जाए। तो यू हैव टू मेक श्योर कि आप उनको अच्छे से पढ़ के जाओ। क्या है द डुओ पॉइंट एनालिसिस, सॉरी एक मिनट, हाँ, ओके। द डुओ पॉइंट एनालिसिस फॉर्मूला में कुछ फाइनेंशियल एलिमेंट होते हैं फॉर कंप्यूटेशन ऑफ अर्निंग पावर। तो वो क्या होते हैं, बेसिकली डुओ पॉइंट एनालिसिस की हेल्प से जो है आप इक्विटी कैलकुलेट करते हैं, रिटर्न ऑन इक्विटी। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, प्रॉफिट नेट प्रॉफिट मार्जिन टोटल इनटू, बेसिकली मैं फॉर्मूला बता दूं, नेट प्रॉफिट मार्जिन इनटू टोटल एसेट टर्नओवर इनटू इक्विटी मल्टीप्लायर, ठीक है। ये देखो यहाँ पे वही चीज लिखी हुई है, राइट। नेट प्रॉफिट मार्जिन क्या होता है, नेट इनकम अपॉन रेवेन्यू। असेट टर्नओवर क्या होता है, सेल्स अपॉन एवरेज टोटल एसेट। इक्विटी मल्टीप्लाई क्या होता है, एवरेज टोटल एसेट अपॉन एवरेज शेयर होल्डर्स इक्विटी। आई होप कि क्लियर है, राइट। चलो नेक्स्ट देखते हैं नाउ, ओके। Which one of the following orientation programs seek to ratify the usefulness of the characteristics that the person brings to the new job, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ऐसा कौन सा ओरिएंटेशन प्रोग्राम है जिससे कि आप कैरेक्टरिस्टिक्स पता लगा, मतलब कि किसी भी पर्टिकुलर, कोई भी पर्टिकुलर पर्सन एक पर्टिकुलर जॉब के लिए कितना इंपॉर्टेंट है ये आपको पता चल सकता है, ठीक है, राइट। सो इट्स इन्वेस्टिचर ओरिएंटेशन। नाउ आई गेस ओरिएंटेशन के बारे में सबको पता होगा, राइट। ओरिएंटेशन क्या होता है, जो नया एम्प्लॉय, जो नया एक हायर आप लेके आए हो, उसको ऑर्गेनाइजेशन में बाकी लोगों से इंट्रोड्यूस कराना, राइट, फेमिलियर कराना, ताकि वो जो बहुत ज़्यादा एंशियस हो रहा है, बहुत प्रेशर में है, वो रिड्यूस हो सके, है ना। सो ओरिएंटेशन प्रोग्राम की बोले ना तो उनको किसी भी फर्म को 4 स्ट्रैटेजिक चॉइसेस जो है वो लेनी पड़ती है बिफोर डिजाइनिंग एनी ओरिएंटेशन प्रोग्राम। वो क्या है, फॉर्मल, इनफॉर्मल, सीरियल या डिस्जंक्टिव, या इन्वेस्टिचर डाइवेस्टिचर। जैसे इन्वेस्टिचर इसका आंसर है ना। तो फॉर्मल इनफॉर्मल में क्या, फॉर्मल ओरिएंटेशन इज लाइक जहाँ पे आप न्यू हायर्स को एक स्ट्रक्चर्ड वे में ओरिएंटेशन करा रहे हो। इनफॉर्मल इज अनस्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम जो है वो आपने ऑर्गेनाइज किया है। इंडिविजुअल कलेक्टिव में क्या होता है, इंडिविजुअल जितने भी न्यू हायर्स हैं उनको एक एक करके आप ओरिएंटेशन करा रहे हो, या फिर पूरे ग्रुप को आप इकट्ठा जो है ओरिएंटेशन करा रहे हो, ठीक है। देन सीरियल या डिस्जंक्टिव में क्या हो गया, सीरियल क्या होता है, जब भी कोई एक एक्सपीरियंस्ड एम्प्लॉय एक न्यू हायर को जो है एज एन ट्यूटर की तरह गाइड करता है, ठीक है, दैट इज सीरियल। डिस्जंक्टिव क्या होता है, ये लाइक हो गया जहाँ पे, मतलब ये ऐसा प्रोग्राम है जो कि मोर इन्वेंटिव क्रिएटिव एम्प्लॉय जो है वो इधर होते हैं, एंड ट्रेडिशन आप फॉलो नहीं करते हो, आप क्रिएटिव बेस जो है वो यूज करते हो ओरिएंटेशन के लिए, ठीक है। तो एक तरह से देखा जाए तो ये थोड़ा इनफॉर्मल टाइप ही हो गया। आई होप कि तीनों क्लियर हैं, तीनों टाइप के ओरिएंटेशन प्रोग्राम।
ओके, आगे देखते हैं। प्रॉफिटेबल सॉरी पोर्टफोलियो थ्योरी प्रोवाइड्स अ नॉर्मेटिव अप्रोच टू इन्वेस्टिंग बेस्ड ऑन विच वन ऑफ द फॉलोइंग। ओके, बेसिकली पोर्टफोलियो थ्योरी है, ठीक है, उसके कुछ अजम्पशंस होते हैं, तो आपको बताना है इनमें से कौन से अजम्पशंस आर करेक्ट, ठीक है। तो योर करेक्ट आंसर है, मैं डायरेक्ट बता रही हूँ, इसका ऑप्शन नंबर सी है। एक तो इन्वेस्टर्स रिस्क एवर्स होते हैं, देन मार्केट रिस्क प्राइसिंग इज आइडेंटिकल फॉर ऑल इन्वेस्टर्स, सबके लिए रिस्क एक जैसा है, एंड रिटर्न ऑन एसेट आर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है, राइट। चलिए अब हम लोग इसको थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। ये तो हम लोग ने क्वेश्चन ऐसे पढ़ लिया, ठीक है। तो ये पोर्टफोलियो थ्योरी होती क्या है? यहाँ पे क्या है, जो आपने एक पोर्टफोलियो बनाया जिसमें अलग अलग कंपनी के शेयर्स हैं, आप पोर्टफोलियो बनाते हो क्यों? अपना रिस्क मिनिमम करने के लिए, लाइक रिटर्न को मैक्सिमाइज करने के लिए, राइट। तो यही मॉडर्न पोर्टफोलियो थ्योरी का भी मेन कंसेप्ट है, अपने रिटर्न को मैक्सिमाइज करना एंड रिस्क को मिनिमाइज करना, ठीक है ना। इसमें कुछ अजम्पशंस होते हैं। व्हाट आर द अजम्पशंस? वही देखो, सबसे पहला अजम्पशन क्या है, असेट रिटर्न्स आर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, यहाँ पे लिखा है ना, पॉइंट नंबर डी आप देख सकते हो, राइट। बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन है। कोरिलेशन बिटवीन असेट्स आर फिक्स्ड एंड कांस्टेंट फॉरएवर, ऑल इन्वेस्टर एम टू मैक्सिमाइज इकोनॉमिक यूटिलिटी, ऑल इन्वेस्टर्स आर रैशनल, लॉजिकल हैं, सब पे दिमाग है, एंड रिस्क एवर्स हैं, ऑल इन्वेस्टर्स हैव एक्सेस टू सेम इंफॉर्मेशन एट द सेम टाइम, ये भी था, इन्वेस्टर्स हैव एन एक्यूरेट कंसेप्शन ऑफ पॉजिटिव रिटर्न्स, there are no taxes or transaction cost, investors are price takers, every investor has a credit limit, and all securities can be divided into parcels of any size. आई होप कि क्लियर है, राइट। बहुत ही आसान सा है, कुछ अजम्पशंस हैं जो कि आपको याद रखने पड़ेंगे एट एनी कॉस्ट, ठीक है, राइट। चलिए लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वेरी इजी क्वेश्चन। आपने देखा होगा ये एक्सपोजर रिस्क से रिलेटेड पहले भी कितनी बार क्वेश्चन पूछ चुके हैं, सेम था, बट उधर क्या एक ऑप्शन में था, उधर था आपका करेंसी एक्सपोजर। ध्यान है अगर आप लोग ने पुराने पीवाईक्यू करे होंगे तो। क्या लिखा है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर टाइप्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिस्क को एक्सपोजर। इसमें आता है आपका तीन टाइप के, मैं बता दूं एक्सपोजर होते हैं, ट्रांसलेशन, ट्रांजैक्शन एंड इकोनॉमिक। सोशल नहीं होता। सेम ऐसे ही क्वेश्चन पहले भी पूछ चुके हैं, उसमें सोशल की जगह करेंसी एक्सपोजर था, ठीक है। तो दीज आर द थ्री टाइप्स ऑफ, जब भी आप फॉरेन एक्सचेंज कर रहे हो तीन तरीके की रिस्क जो है वो इसमें इन्वॉल्व होते हैं। दीज आर द थ्री, रिस्क बोल लो, एक्सपोजर बोल लो, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हेन इज अ फर्म नॉट एक्सपेक्टेड टू प्रेफर एफडीआई टू लाइसेंसिंग, ठीक है। कब आप लाइसेंसिंग के ऊपर एफडीआई को प्रेफर नहीं करते हो, ठीक है। दिस इज द क्वेश्चन एंड योर करेक्ट आंसर इज, जब फर्म को बहुत हाई ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट टैरिफ जो है वो लग रहे हैं, तो ऑब्वियसली तब लाइसेंसिंग सही है, तब एफडीआई वी डोंट प्रेफर एफडीआई एट दैट टाइम। लाइसेंसिंग अपना बढ़िया है अगर फर्म का ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट या टैरिफ जो है वो बहुत हाई चलता है, ठीक है। सो गाइस इसी के साथ हम ये वाला वीडियो जो है एंड करेंगे, इसका सेकंड पार्ट भी बनेगा, उधर जो है आपको बाकी के क्वेश्चंस मिल जाएंगे, ठीक है। एंड आई होप कि सारा एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आया होगा। इफ एनी डाउट मेंशन इट इन कमेंट सेक्शन, आई ट्राई टू एक्सप्लेन इन एनी वीडियो, ठीक है। चलिए, गुड बाय एवरीवन, थैंक यू सो मच, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल।